नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने जोश IAS PCS के मंच पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पता है कि हम लोग अभी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो भी एग्ज़ाम है, ख़ासतौर पे सिविल सर्विसेज की मैं बात करूं तो उसको ध्यान में रखते हुए 72nd BPSC को ध्यान में रखते हुए जो है आगामी एग्ज़ाम जब भी होने वाला है, सितंबर में हो या नवंबर में हो, उसके लिए और कड़ी मेहनत के साथ जो है आपको तैयार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपने जो भी 26 जुलाई के लिए जो तैयारी कर रखी थी, उससे आगे बढ़ते हुए सब्जेक्ट वाइज जो है बहुत अच्छे तरीके से पिछले 10 वर्षों के द्वारा, यानी पिछले 10 वर्ष में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो BPSC के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम्स हो, चाहे UPPCS के द्वारा हो, जो भी स्टेट PCS है, साथ ही UPSC का पेपर, सभी को इंक्लूड करते हुए 10 वर्षों का जो है पेपर यहाँ आपको मैं सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ। लॉजिकल गेसिंग का भी यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे लगाना है सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, साइंस में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, ठीक है, और उसको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे आंसर तक पहुँचा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन अगर मान लिया जाए ABCD दिया है, तो आप देखेंगे कई बार ऑप्शन नंबर B तो आंसर हो गया, लेकिन A से क्वेश्चन बन गया, नेक्स्ट टाइम C से बन गया, D से बन गया। तो इसका भी हम लोग 360 डिग्री रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो है, तो इसीलिए हम लोग ज्योग्राफी PYQ में हैं। आज क्लास चौथी है। इसका मतलब चौथा का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग ऐसे चल रहे हैं, मतलब प्रत्येक क्लास में आपका उस साल में, यानी कि जिस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है, सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, यानी कि वो सेक्शन कंप्लीट है आपका। चलते हैं आगे। आपको पता होगा जोश IAS PCS जो है 1-to-1 मेंटोरशिप भी दे रही है, डायरेक्ट गाइडेंस मिलेगा आपको सिविल स्ट्रेटजी प्लान के साथ, ठीक है। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल भी है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो आपको गूगल मीट का मैं आपको लिंक देता हूँ, जिसके माध्यम से आप मेरे साथ डायरेक्ट आप जुड़ पाते हैं और आप अपनी समस्या रख पाते हैं कि सर मुझे मेंस में कैसे काम करना है, प्रीलिम्स में कैसे काम करना है, और मेरे साथ प्रॉपर 1-to-1 मेंटोरशिप के माध्यम से आकर के आप अपना एक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको आप इजी करते हैं और आज आसानी से कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। ये मैं आपको बता दूं, ये पेपर आपका जो है 68th का पेपर है, 68th BPSC का पेपर है आपका, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे सारे मैं करवा दूंगा। बुकलेट सीरीज A है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि 91 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट है ज्योग्राफी का क्वेश्चंस। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के लिए पहला से 91 से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही डिटेल तरीके से बात करेंगे, साथ में लॉजिकल गेसिंग भी लगाएंगे जहां लगेगा, ठीक है। और जो फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस होंगे वो तो फैक्चुअल होंगे, तो उसका तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट देखिए 91 नंबर में क्या कहता है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। देखिए दो चीज़ है, अफगानिस्तान एक शब्द आ गया और आ गया कि सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ऐसा करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, अब जब गौर करेंगे इस क्वेश्चंस में तो आपको समझ में आएगा कि जो 91 का क्वेश्चन है, सबसे पहली बात मैं बता दूँ आपको कि ये जो अटॉक है ये अमू दरिया सिरू दरिया का नाम सुने होंगे आप। अमू दरिया जो है सो है क्या, ये दरअसल उज्बेकिस्तान, पहले तो इसका आंसर बता देते हैं कि क्या होना चाहिए। अफ़गानिस्तान है तो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड इसका आंसर काबुल नदी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, काबुल नदी है। लेकिन इसके बारे में जानिए कि आखिर अमू दरिया और हेलमंद नदी क्यों नहीं होगा। हेलमंद नदी का भी संबंध अफ़गानिस्तान से ही है, ठीक है, इसका भी संबंध वहीं से है। आमू दरिया जो दरअसल है क्या, ये एक अरल सागर है, ठीक है। अरल सागर कहाँ है वो आपको लिख के बताना है। अरल सागर है, यहाँ से एक जो है नदी, खासतौर पे दो नदी यहाँ पर जाके मिलती है, ठीक है। दो नदी, दोनों, एक का नाम है आमू दरिया और एक का नाम है सिरू दरिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कमेंट, ये जो अरल सागर हो गया, क्या हो गया, ये अरल सागर है। अरल सागर किन देशों में है, किन देशों के बीच है, ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या
इन निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जो 1973 में शुरू की गई थी? सबसे पहली बात 1973 का नाम आती ही आपके दिमाग में आ गया होगा। ये प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड बात किया जा रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर हो गया इसका। ये लाइन टाइगर, अब देखिए लाइन टाइगर तो जानते हैं कब आया था, 1972 में आया था, 1972 में आया था। कहाँ? ये गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ गिर पड़ता है? ये गुजरात पड़ता है, गुजरात, ठीक है। आगे चलते हैं, सुंदरबन। अब सुंदरबन प्रोजेक्ट जो दरअसल जो है सुंदरबन प्रोजेक्ट में ही ये स्टार्ट किया गया था टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के, प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये तो आप समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड आप जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल का लेवल है सबसे नीचे का, सबसे जो पहला लेवल होता है ट्रोपोस्फेयर का होता है। जैसे मान लिया जाए, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताऊँ, ये जो पहला लेवल है ये है ट्रोपो हो गया, स्टूडियो हो गया, मीजो हो गया, आयनो हो गया और इक्सो हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? अब हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी नहीं है, ये क्या है? निचली परत है, यह पहली परत है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ क्या है? बढ़ता है। सबसे पहली बात, बढ़ता नहीं है, घटता है। क्या है? घटता है। तो आपका देख लीजिए मैनिपुलेशन कहाँ होता है? ए भी चला गया, बी भी गलत हो गया। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्लियर, आपको आंसर पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा। ऊपरी में 1 से अधिक तो होगा नहीं, इसका फाइनल आंसर क्या है? सी है। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी, आपको याद होगा कि मैंने जस्ट अभी 69th का जब मैं पेपर करवा रहा था, आपको जाइए क्लास नंबर 3 देखिएगा, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने पेंजिया से कैसे पैंथालासा बनता है, हर चीज़, टेथीस सागर का निर्माण कैसे होता है, हर चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। उसमें लॉरेशिया कैसे निर्माण होता है, गोंडवाना लैंड कैसे होता है, गोंडवाना लैंड के टुकड़े होने के बाद क्या भारत का कैसे निर्माण होता है, हर चीज़ों को मैंने बताया है, उसको जाके देख लीजिए। बाकी मैं इसका बताता हूँ। पेंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पहली बात देखिए, ये मान लीजिए पेंजिया है, ये जो पिक्चर दिया हुआ है ये दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग को बोलते हैं गोंडवाना, क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड बोलते हैं। और उत्तरी को बोलते हैं लॉरेशिया, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर? चलिए, अब पेंजिया के बीच में टूटते पैंथालासा जो बनता है ना, पैंथालासा, इसी के दोनों के अलग उत्तरी और दक्षिणी टूटने के बाद पैंथालासा बनता है। ये भी याद रखें, पैंथालासा कहाँ बनता है? इस पानी का जो महासागर होता है, सॉरी पानी का जो होता है उसी को बोलते हैं पैंथालासा, पैंथालासा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक 95 का आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किनके निकट है? अब देखिए आर्कटिक की बात आ गई। आर्कटिक पता है कि नॉर्थ में होता है और ये साउथ में होता है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बगल में है, ठीक है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, सहारा रेगिस्तान का कोई संबंध नहीं है, अमेजन बेसिन का नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों का सीमा मिलती है? अब देखिए म्यांमार की बात कर रहा है। अब म्यांमार का नाम आते ही आपको मैं बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि इधर का एरिया अगर बात करेंगे ना, ये मान लो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, सबसे ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मणिपुर है और क्या है? मिजोरम है, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर जो चीज़ें मिल रहा है आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिल्कुल ए ऑप्शन ही सही है। अब ये क्यों नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, असम कहीं नहीं है भाई साहब, असम यहाँ बीच में पड़ता है, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा कहाँ? त्रिपुरा तो यहाँ पर है, ठीक है। ये भी कैंसिल, क्लियर हो गया, आंसर आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 68 का क्वेश्चन है, ठीक है। और 68 का क्वेश्चन ये है, बट आपको पता होगा कि 69th में भी रिपीट किया गया क्वेश्चन डायरेक्ट। मैंने 69th का आपको करवा दिया है, वहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। कुछ नहीं है, आपको सब पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। नंदा देवी तो जानते उत्तराखंड में पड़ता है,
ये तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर पानी नज़दीक नहीं है, समुद्र ऐसा है नहीं कि ज्वारनदमुख या कुछ भी ऐसा प्रबल भीति बनेगा। ये भी कैंसिल हो। सुंदरबन, सुंदरबन के बारे में पता है कि सुंदरबन जो होता है खासकर गंगा ब्रह्मपुत्रा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा के से डेल्टा निर्माण होता है। क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर तो ज्वारनदमुख होगा ही नहीं ना, ना ही एस्चुरी किसी प्रकार का नहीं बनेगा, ना ही प्रबल भीति बनेगा। तो आपका ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। बचा का एक मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु के बगल में है। ठीक है, तमिलनाडु के बगल में है। चलिए आगे चलते हैं। कोपेन की जो वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? अब मैं बता रहा हूँ, ये दरअसल क्वेश्चन जो है ना 64th में पूछ लिया गया क्वेश्चन है PYQ में। ठीक है, तो इसीलिए कोपेन के बारे में जब जानकारी लेंगे तो कोपेन के बारे में क्या है कि कोपेन का जो वर्गीकरण हुआ था तो उस समय इसका ये जो उत्तर प्रदेश बिहार को CWG के में दिया जाता है। ठीक है, अब कहेंगे सर ये CWG हो गया, अब AW क्या है? AW अगर दक्षिणी साउथ पार्ट की बात करेंगे ना तो AW में आता है। बिहार का भी अगर मान लिया जाए कि बिहार को भी अगर क्लासीफाई करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिए ये पार्ट हो गया CWG, ये पार्ट हो गया AW। पॉइंट टू बी क्लियर। आगे चलते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल तक समुद्र की फोर फैला है? ये तो आप जानते हैं, फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। 12 समुद्री मील है। ठीक है, इतना किलोमीटर उसको होता है। आगे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कोयले के भंडारों में समृद्ध है? कोयला का भंडार आप जानते हैं कि भारत में जो खासकर गोंडवाना लैंड की गोंडवाना वाले पार्ट में ज़्यादातर क्या है? खासकर कोयला है, याद रखना है। तो अगर हम एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो समझ जाएंगे हम अच्छे से। ठीक है, ये खास तौर पे जो पार्ट है आपको जो मैं कहना चाहता हूँ, ये पार्ट जो है ये गोंडवाना खास तौर पे कोयला के लिए कॉन्सनट्रेट। जैसे एग्जांपल में सोन नदी का पार्ट हो गया। सोन नदी यहाँ से बिहार में प्रवेश करती है, आपको पता है, नर्मदा से निकलते हुए क्या कहते हैं यहाँ से मध्य प्रदेश वाले छत्तीसगढ़ वाला पार्ट से, जहाँ से नर्मदा एक सोन नदी ऊपर चला गया, महानदी बंगाल की खाड़ी इधर चला गया और नर्मदा निकल गया। ठीक है, तो ये पार्ट तो यहाँ भी मिलता है, महानदी में भी मिलेगा, दामोदर में भी मिलेगा, तीनों के बाद। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? D होगा। चलिए आगे चलते हैं। 101 क्या कहता है? भारत में चीनी उद्योग के बारे में कौन सी कथन सत्य है? चीनी उद्योग, सबसे पहला बात तो ये वजन कम करने वाला उद्योग, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कि खासकर चीनी बनता है, गन्ना कितना ले जाते हैं? क्विंटल में जाता है, बहुत टन में जाता है, लेकिन जब प्राप्त होता है चीनी कितना? बहुत कम होता है, इसीलिए कम वजन कम करने वाला है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में है। निश्चित तौर पे चीनी का जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पर वो ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी अधिक की बात करेंगे कि खेती की बात उत्तर प्रदेश होता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसका आंसर क्या है? D। मतलब 101 का क्या आंसर होगा? D आंसर होगा। अब 102 नंबर है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून प्री मानसून वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से क्या नाम दिया जाता है? अब देखिए ये बात मैं बता रहा हूँ। अब इसका जो होता है इसको बोलते हैं मैंगो सोवर। क्या बोलते हैं? मैंगो सोवर, क्योंकि इसमें केरल और कर्नाटक में जो उस समय होता है प्री मानसून वर्षा जो होता है, इसे आम पकने का काम करता है। ठीक है, आम पकने में सहायक होता है, इसलिए मैंगो सोवर बोलते हैं। ब्लॉसम फ्लावर किसको बोलते हैं? ये कर्नाटक का इंडिविजुअल वाले में होता है। ये नॉर्वेस्टर तो जानते हैं, वेस्ट बंगाल प्लस बिहार। ठीक है, ये यहाँ पे इसको जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 103 वातावरण जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण की बात करेंगे किसके द्वारा? जैसे मान लो कि ये मेरा पार्ट हो गया, ये है एक ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, वातावरण जिसको कहते हैं। मान लो ये सनलाइट है। ठीक है, यहाँ से सूर्य का किरण आया। ठीक है, ये सूर्य का किरण जो आता है और ये आने के बाद ये यहाँ से पृथ्वी से टकराया, टकराने के बाद ज़मीन से यानी लैंड से, और ये जो आगे जाता है ये क्रॉस नहीं कर पाता है, ये फिर से इधर की ओर ही आ जाता है। तो अब ये देखेंगे, ये तो विजिबल लाइट हो गया। क्या हो गया? ये विजिबल प्रकाश हो गया।
और ये क्या हो जाता है, इसी को बोल, ये लघु है, याद रखना ये भी पूछा गया, लघु तरंग है। और ये जो होता है ये होता है खासकर इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड होता है, इसको दीर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ बोलते हैं। अब गौर करके देखिए, गर्म जो होता है इसी कारण से होता है, ठीक है। तो लघु तरंग और विकिरण कभी नहीं, लघु तरंग से होता ही नहीं है, कैंसिल अभी मैंने बता दिया आपको। परावर्तित सौर विकिरण नहीं, परावर्तित सौर विकिरण तो होता नहीं है, सौर विकिरण सोलर रेडिएशन तो परावर्तित होता नहीं है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, बिल्कुल सही बात है। ये जो, यही तो मैंने बताया ना, दीर्घ तरंग है। 103 का सी आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम 0 से लगती है? अब देखिए बात ये है, अब ये हो गया, यहाँ जानते हैं नेपाल है, इधर वेस्ट बंगाल वाला पार्ट हो जाता है, ये झारखंड वाला पार्ट हो जाता है, और ये यूपी वाला पार्ट हो जाता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कितने अधिकतम 0 से लगना, अधिकतम 0, ये नेपाल से 7 जिले टच करती है, यहाँ से वेस्ट बंगाल से 3 जिले, और यहाँ से यूपी में 8 और झारखंड में भी 8। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे ना, तो यूपी भी 8 और झारखंड भी 8, ठीक है। यूपी और 8 है, पश्चिम बंगाल 3, तो अधिकतम 8-8 हो गया ना, इसीलिए 1 से अधिक हो गया। 105 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग को बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन माना जाता है? पहली बात, अगर आप वहाँ के बहुत अगर नज़दीकी नहीं है तो जानकारी ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे पीरपैंती पता है क्योंकि वहाँ पर एक पावर हाउस है, इसीलिए कहलगांव मुझे पता है भागलपुर। लेकिन अम्बापल्ली है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। अगर आपको आता है इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए 72वीं में इस तरह से प्रश्न आते हैं तो आपको लगता है कि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप करना सीखिए। कौन आपको 150 में 150 अटेम्प्ट करने के लिए कहता है, ठीक है। बट आपको जान के हैरानी होगी, इसका फाइनल आंसर जो है अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन है। क्या है? अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन है इसका, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो, स्किप करो इसको। नेक्स्ट चलो 106। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रोहतास में पायराइट जाना जाता है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास में जिलों में पाया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर के लिए जाना या चीनी मिट्टी के लिए भागलपुर हो गया। जमुई जिले सोने के लिए भंडार, बिल्कुल सही बात है। अब देखो 1 2 3 कंटिन्यू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 2 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 3 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 से अधिक तो होगा नहीं। इसका आंसर कोई ही नहीं होगा, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 3 है तो रहता तब जाकर के इसका आंसर होता है, ये चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कमीशन ने ई दिया था। अब आगे चलते हैं 107 क्या कहता है? बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु में से किस नदियों के संगम से बनती है? अब देखो ये जब क्वेश्चन आया तो ये आने के बाद बड़े अजीब क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर क्या होता है बिहार में जो छोटे नदी होते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग डिटेल्स करके नहीं जाता है, लेकिन अब जाना चाहिए क्योंकि विकिपीडिया करके जाना चाहिए। जैसे एक बार पूछा स्वर्णरेखा नदी किस गांव से निकलती है, तो नगरी गांव था। तो कहने का मेरा बोलबाव ये है कि आपको इस तरह के प्रश्न अगर पूछते हैं कभी भी तो आप देखना कि कौन ऐसा क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन मिल रहा है जो अजीब तरीके से लिखा हुआ है, ऑड है, ठीक है, जिसको आपने सुना ही नहीं वो मारिए। अब देखो यहाँ पे फल्गु जो रिवर है गया में है, और सोन तो कभी होगा नहीं, सोन ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो सोन हटा दो। और यहाँ मोहना और लीलाजन सोन ये भी हटा दो सोन। इसका मतलब इसका आंसर सी है, ठीक है। मैं देखो कैसे एलिमिनेट किया, सोन को कट किया, सी मुझे आ गया, मोहना लीलाजन मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी आंसर मुझे 100% क्या हो गया? सही हो गया, और ये मेरा सही था। आगे चलते हैं 108। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? चाय बागान पहली बार। अब देखो यहाँ ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अब एक ट्रिक्स कहता है गंज है, इसका मतलब है कि 100% मैं कह सकता हूँ कि आंसर ए होगा या तो बी होगा, यानी 50-50 आप पहुँचा दिया, ये नहीं होगा। आप कहेंगे सर इसमें भी तो बताओ
कि ठाकुरगंज है या बहादुरगंज है, तो इसका आंसर ए जा रहा है, ठाकुरगंज। लेकिन मैं कहूँगा अगर आता है तो अटेम्प्ट करो आप, क्योंकि जब 2 ऑप्शन पे चले गए ना तो संभावना है कि आपका सही होने का मिल जाएगा। ठीक है, तो ठाकुरगंज इसका है। लेकिन ये दोनों कहाँ है? किशनगंज में है। कहाँ है? किशनगंज में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 109 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिलों में का आरोही जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही आपको क्रम बताना है। अब यहाँ देखिए, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में की बात करना है, तो जनसंख्या वृद्धि की बात करिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मधेपुरा में है। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन में मधेपुरा दिया था, इसीलिए इसका मैं आंसर डायरेक्ट मार दूंगा, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। ठीक है, सिवान तो होगा नहीं ऑलरेडी। 110, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? आप जानते हैं कि हमारे बिहार में खास करके जो कैश क्रॉप बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, अब वर्तमान में झुकाव आया है खास तौर पे फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, लेकिन बहुत कम करते हैं। तो इसलिए बिहार में कि कृषि आधारित उद्योग जो है अनाज आधारित होता है, यानी धान, गेहूँ, जो मक्का होता है उसके मोटे अनाज, चावल, गेहूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है ना, ये अनाज आधारित क्या है? उद्योग है। क्या है? अनाज आधारित उद्योग है। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो गया? अनाज आधारित उद्योग हो गया। यानी आप कुल मिलाकर के आपने क्या किया कि ज्योग्राफी के से जितने भी प्रश्न थे, मैं पुनः बता देता हूं कि ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न थे, आपने सारे प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से, बखूबी ढंग से आपने क्या किया, इसको डील कर लिया। यानी कि 68th में जितने भी प्रश्न आया हुआ था 60 ज्योग्राफी से, आपने सारा कर लिया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, 67th का हम लोग री एग्ज़ाम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है 67 में 2 बार एग्जाम हुआ था। पहला एग्जाम लीक की वजह से जो है दोबारा री करवाया गया था। ठीक है, तो 67 वाला री देखेंगे। इसी प्रकार के यूपीएससी, खासकर आप कमेंट कीजिए। अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए कि आपको यूपीएससी का पेपर चाहिए अभी, या यूपीपीसीएस का पेपर चाहिए, या कंटिन्यू जैसे बिहार का चल रहा है वैसे ही बिहार का चलने दें। ठीक है, मैं आपको वो भी पेपर। दूसरी बात, खासतौर पे मैं डायरेक्ट जो बच्चों को गाइड करता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, 1-to-1 मेंटरशिप में मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं उसको डायरेक्ट मिलता है, क्योंकि जैसे वीक का जो होता है एक फिक्स टाइम शेड्यूल रहता है कि इतना काम करना है आपको। उसके बाद पेपर इसी तरीके से मैं करवाता हूँ कि सामने में कि तुम अटेम्प्ट लो नए क्वेश्चंस को या पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को, कि किस तरीके से इसका आंसर वही जाएगा। ठीक है, इससे आपका मार्क्स बढ़ता है। यहाँ भी ट्रिक्स लगना होता है, नॉलेज शेयरिंग होती है, वैल्यूएशन देता हूँ। इसीलिए आइए, मेंटरशिप में फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट क्लास में।